ठीक है, पेज नंबर 1.9। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सप्रेस बता दिया था और इम्प्लाइड की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो कैसे ऐसे समझो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो सिंपली है कि जो बोल के या लिख के हो, ठीक है ना, क्लियर ना। एक्सप्रेस में तो रिटन या ओरल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे एक्सप्रेस में बोल रखते हैं। देन इम्प्लाइड को हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ठीक है, चेक करो कि कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ एंड और बाय एक्शन। ठीक है, एक्शन का मतलब हो जाता है टेसिट, ठीक है, और लॉ का मतलब हो जाता है क्वासी, जो लास्ट शायद पूछा था ना। ठीक है, टेसिट को चेक करो। टेसिट में क्या लिखा है कि द वर्ड टेसिट मीन्स साइलेंट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। मैंने बता दिया था ना। मेरी आवाज पीछे जा रही है, क्लियर नहीं है, अब बताना। अब क्लियर है? ठीक, हाँ ये सही है। तो टेसिट का लास्ट मैंने डिस्कशन में बता दिया था कि इसमें कोई ना कोई एक्शन होता है। इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लिया करो इन लाइंस को, ठीक है। और इसमें लिखा है जैसे विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, ना तो इसमें वर्ड्स बोले जाते हैं और ना लिखे जाते हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, एग्जाम्पल क्या दिया था ऑटो वाले का, ठीक है, कि हम इशारे से उसको रोकते हैं और वो हमारे को रुक करके सर्विस प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, किसी टी स्टॉल पे जाते हो, किसी टी स्टॉल के पास खड़े हो और वहाँ पर कोई पर्सन आता है, यानी जो टी स्टॉल का ओनर है या उसका सर्वेंट है, वो आपको एक चाय प्रोवाइड करता है। आप उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो, पी लेते हो और फिर चलते समय 10 रुपये पकड़ा देते हो। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड्स स्पोकन नहीं हुए, ठीक है, ना कोई रिटन में कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारे एक्शन ने तुम्हारे और उस शॉपकीपर के बीच में, वो टी जो सेलर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया। दैट इज कॉल्ड टेसिट। और टेसिट भी है और ये इम्प्लाइड भी है, क्योंकि इम्प्लाइड 2 तरीके से हो रहा है, या तो एक्शन ओरिएंटेड है या लीगल प्रिजम्पशन। एक्शन ओरिएंटेड में हमने इसका नाम दे दिया टेसिट, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी लैंग्वेज हमारी, कोई ना कोई बॉडी की एक्टिविटी या हमारे एक्शन रिएक्शंस कॉन्ट्रैक्ट बोल के नहीं कर रहे हैं, बट हमारे बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। और भी कोई सा एग्जाम्पल, ठीक है, किसी जैसे कॉबलर के पास जाके तुम खड़े हो गए, शूज़ निकाल करके रख दिए, उसने पॉलिश कर दी, तुमने पैसे दे दिए, टेसिट, ठीक है ना। और भी मॉल में गए, किसी मॉल में जा करके तुमने सामान उठाया, ले जाके काउंटर पे रखा और उसका पेमेंट दे दिया, उसने चेंज करके पैक करके दे दिया, चले आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वर्ड्स नहीं बोल रहे, लेकिन हम एक्शन जरूर कर रहे हैं, और उस एक्शन से हमारे और उस सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। अब आ जाते हैं क्वासी पे। क्वासी में देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इट इज नॉट एन। तो क्वासी जो लिखा हुआ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा लॉ, यानी 2 पोर्शन हो गए थे इम्प्लाइड के, आइदर इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शन और इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। अब लॉ में क्या है, इसको एक लाइन याद रख लो,
समझ में आ गई ये लाइन? आज तो मैंने कोशिश करी है साफ लिखने की। क्वासी में ये एक लीगल प्रिजम्पशन है, ठीक है। और लीगल प्रिजम्पशन क्या है कि नो वन कैन गेट अनजस्ट एनरिचमेंट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। इसका मतलब समझ में आया? नो वन कैन गेट अनजस्ट एनरिचमेंट, एनरिचमेंट है बट दैट इज अनजस्ट। तो अनजस्ट एनरिचमेंट है तो उसको क्या कहते हैं? नो लगा दिया। ऐसा नहीं होगा। आप एफर्ट्स कर रहे हो, दिन भर आप कोई जॉब करते हो और फिर अर्निंग करते हो, तो धीरे धीरे उस अर्निंग से आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना स्टेटस क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज जस्ट एनरिचमेंट, क्योंकि आपने एफर्ट्स किए। रिक्शा वाला रिक्शा चला करके पैसा कमाता है, तो उसका जो एनरिचमेंट होगा वो कैसा होगा? जस्ट होगा, ठीक है। लेकिन चोर का अनजस्ट होगा, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि उसकी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखते हैं या नहीं? नहीं रखते, क्योंकि वो अपना खुद का क्रिएट नहीं कर रहा, वो दूसरे का क्रिएटेड जो उसका जो अर्न किया हुआ मनी है उसको ले रहा है, तो इसलिए उसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। खैर, तो लीगल प्रिजम्पशन क्या है कि नो वन कैन गेट अनजस्ट एनरिचमेंट। और एनरिचमेंट अनजस्ट क्यों है? बिकॉज इट इज एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, इसलिए मना किया। अब ये कैसे? बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। तुम सड़क पे कोई पर्स देखते हो, और जब तुम उसको उठाते हो और उसको उठा के जैसे ही खोला तो उसमें गुलाबी 2000 के 25-30 नोट दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब एक बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? नहीं, नोट देख करके सलमान खान क्यों आएगा? बोले आज तो पार्टी हो गई। बस सीधी सी बात है, अगर आपके उसमें 25 नोट है 2-2 हज़ार रुपए के, तो कितने हो गए? 50,000। या बहुत सारे लोग बोले कि आईफोन लेने का टाइम आ गया। मतलब अपने अपने शौक पूरे करते हैं, बट लॉ क्या कहता है कि जिसका पर्स मिस हुआ उसको क्या हो रहा है? उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। उस लॉस को इस लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंसेस, यानी उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन उस नुकसान के कॉस्ट पे बेनिफिट किसको हो रहा है? जिसने सामान उठाया। तो क्या ये बेनिफिट या एनरिचमेंट जो 50,000 रुपए के जो आपको एनरिचमेंट मिला, वो एनरिचमेंट क्या जस्ट है? दैट इज अनजस्ट। लॉ ये क्या कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। यानी एज सून एज यू पिक दैट पर्स, at that moment there is a contract between two person, the person who picked the purse and the person who has lost the purse। यानी जिसका सामान खोया उसके बीच में, और जैसे ही आपने वो पर्स उठाया उसी मोमेंट लॉ की ये प्रिजम्पशन एक्टिव हो गई, जो ये कहती है कि नो वन कैन गेट अनजस्ट एनरिचमेंट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। अब आपको क्या करना है? उस पर्स को खोल के देखना है। उसमें हो सकता है कोई ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई आधार कार्ड जैसी कोई चीज़ मिल जाए, उसको लो और उसके ओनर को सर्च करो और उसके ओनर को वो पर्स वापस कर दो। या तो खुद जाके करो, कॉल करो, वो तुम पे डिपेंड करता है। और उसको सर्च करने में अगर आपके कुछ एक्सपेंडिचर हो गए, देन यू कैन क्लेम दैट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उस पर्स को उठाते ही पार्टी नहीं सेलिब्रेट करनी है। दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं, नेगेटिव इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे को बिल्कुल एक ऑनेस्ट पर्सन बन करके उस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और यहीं पे समझ लो, अगर तुमने उस पर्स के पैसे को मिसयूज कर लिया, मिसयूज वर्ड यूज करेंगे, यूज करेंगे मिसयूज, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जैसे ही आपने उस प्रॉपर्टी को यूज किया यानी मिसयूज किया, उसी मोमेंट आप एक क्राइम कमिट कर देते हो, और उस क्राइम का नाम है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी थी ही नहीं, आपने उसको एप्रोप्रिएट कैसे कर लिया, ठीक है। तो आप क्राइम में भी चले जाते हो। लेकिन हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे, हम तो
कॉन्ट्रैक्ट पढ़े और कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसके, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, शुरुआत से पढ़ो तो हमने क्या पढ़ा था, 2% ऑफर एक्सेप्टेंस। अब क्या इस सिचुएशन में पर्स उठाते समय क्या कोई ऑफर हुआ क्या कोई एक्सेप्टेंस हुआ, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा दिया क्वासी। क्वासी का मतलब था जैसा, लाइक, ठीक है ना, यानी इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो इसकी लैंग्वेज चेक करो, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये मिलता जुलता है। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून क्रिएट करता है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, तो सच ऑब्लिगेशंस आर known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention part of either party to make a contract but law imposes a contract upon the parties, क्योंकि ये कानून ने इम्पोज किया है आपके ऊपर, जबरदस्ती थोप दिया, और क्यों थोपा उसके पीछे ये फिलॉसफी है। एग्जाम्पल देख लो, वही है जो मैंने बोला कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड अंडर मिस्टेक। ऐसा भी होता है ना कई बार कि तुम अपना मोबाइल रिचार्ज करने गए और जल्दबाजी में एक डिजिट गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ होते ही क्या होता है कि वो रिचार्ज किसी और मोबाइल का हो जाता है, तो उसको क्या मिल रहा है, अनजस्ट एनरिचमेंट, एक्सपेंसेस किसके हो रहे हैं, हमारे, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वापस करें, और करना पड़ेगा। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने थोड़ी रिचार्ज कराया। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहीं पे एक केस हुआ था, उस केस को समझ लो तो तुम्हें साइड है। एक कॉलोनी थी और इस कॉलोनी में बहुत सारे हाउसेस थे और XYZ नाम की एक फायर सर्विस कंपनी थी, ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर्स की। तो इस कॉलोनी से इसका कनेक्शन था और इस कॉलोनी में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कभी आग लगेगी तो ये कंपनी आग बुझाएगी और कोई चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, एक दिन इस जगह पर आग लगी, देखो यहाँ पर ये पोर्शन कहाँ पर है, कॉलोनी की बाउंड्री से बाहर है। इस पर्सन को ये नहीं पता था, इस बात की से नॉलेज नहीं थी, इसको ये पता था क्योंकि कॉलोनी की सड़क से ही निकल रहा था रास्ता, तो इसको यही लगता था कि मेरा घर जो है कॉलोनी का पार्ट है। इसके घर में आग लगी और इसने ये सोचते हुए कि मेरा घर तो फ्री एरिया में है, उसने कंपनी को कॉल किया, कंपनी ने आकर के सर्विस प्रोवाइड की इस एरिया में, और जब आग बुझ गई तो उसने बिल पकड़ा दिया। इसका कहना था कि बिल क्यों दूं, क्योंकि मेरा घर फ्री वाले एरिया में आता है। कंपनी ने मैप दिखा दिया, बोले देखो ये रहा तुम्हारा घर बाहर, पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ तुम होते तो क्या करते। और मुरादाबादी वाली बात मत करना, बोले हम लाइन पार के लड़के बुला लेंगे या लाल बाग से, देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना, लॉ के हिसाब से। अब गलती किसकी है, अब एक सिचुएशन और चेंज कर लो, तुम सड़क से चल रहे थे और अचानक फोन आया, फोन करते करते तुम रुक गए, बाई चांस वहां पर चाय की दुकान थी और तुम रुक करके बात कर रहे हो, वो चाय वाला लेके आया लड़का छोटू, उसने चाय दी, तुमने उठा के पी ली, चलने लगे, उसने रोक लिया, बोले पैसे, क्या बोलोगे कि भाई हमने तो नहीं मांगा, तुमने क्यों दिया, वैसे तो तुम बोलोगे लेकिन लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है इस चीज को चेक करने की कि वो फ्री है या पेड है। ठीक है ना, फ्री है या पेड है, ये किसको चेक करना है, जो उन सर्विस को यूज कर रहा है, जो उस बेनिफिट्स को यूज कर रहा है। और आपने नहीं इस चीज को चेक किया तो गलती आपकी हो जाएगी और उस कंडीशन में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी चाय का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये किसकी गलती थी, इस मकान मालिक की गलती थी कि उसने जब ये सर्विस ली तो उसको इस चीज़ को इंश्योर कर लेना चाहिए था कि पेड है या अनपेड है, उसके अकॉर्डिंग काम करता। लेकिन उसने एक
मिसकंसेप्शन में काम किया, तो ये फॉल्ट उसका है ना कि इस कंपनी का। तो यहाँ पे पे करना पड़ा था, ठीक है, याद रहेगा। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भले ही ऑफर एक्सेप्टेंस ना हुआ हो, लेकिन ये एक फैसिलिटी है जो आपने अवेल की, तो आपको उसका पे करना पड़ा, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? और एक जगह और देखो, मान लो एक्स नाम का पर्सन वाई के साथ स्टूडेंट प्राइड में पढ़ रहा है, और ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि एक्स वाई की वजह से पढ़ने आया, यानी एक्स जो है वाई की वजह से पढ़ने आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी फीस स्टूडेंट प्राइड में नहीं पे हो पाई है, और गौरव सर ने बोला कि अगर फीस नहीं पे करोगे तो कल से मत आना। तो वाई ने देखा कि मेरा फ्रेंड मुसीबत में, उसने बिना कहे स्टूडेंट प्राइड में फीस पे कर दी, बिना कहे। किस लिए? ताकि मेरे साथ मेरा फ्रेंड पढ़ ले। तो वाई ने फीस पे कर दी है स्टूडेंट प्राइड को, किसके लिए? एक्स के लिए। लेकिन एक्स को इस बारे में बताया भी नहीं, और ना एक्स ने कहा उससे। अब पढ़ाई चलती रही, ये अपना जैसे भी करके उसको मैनेज करके ले आया। फिर पता चला कि फीस वाई ने पे की है, क्योंकि वाई ने 2 महीने 3 महीने, मान लो एक्स सीए बन गया, तो वाई ने कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो। बोले कौन से पैसे? उस समय जो दिए थे। तो देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? किस बेसिस पे? ठीक है, क्योंकि पेमेंट बाय दिस पर्सन किसके लिए? फॉर अनदर। तो ऐसी सिचुएशन है भाई, इसको इंश्योर करना चाहिए था ना कि ये मुझे लेके आ रहा है, और जबकि मुझे 2 दिन पहले ही टोक दिया गया था फीस के लिए, अब नहीं टोका गया, तो इसका मतलब है, ठीक है ना। और फिर इसने कह भी दिया बाद में कि भाई पैसे वापस करो। तो ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे बिना कहे पैसे दिए क्यों। ठीक है, बिना कहे पैसे दिए तो आपके अंदर इतना ज़्यादा मतलब ईगो था, तो आप तुरंत रोक देते, पैसे मत दो। या इसको जैसे ही पता चला जाके कहता है कि गौरव सर पैसे वापस करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं एहसान नहीं लूँगा, जो भी है, ठीक है। इसको एक्शन लेना चाहिए था, इसने एक्शन नहीं लिया, बल्कि बेनिफिट्स को एंजॉय किया। तो जब आप बेनिफिट्स को एंजॉय करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पर कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो। अब याद रहेगा। तो व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ लीगल प्रिजम्पशन। And what is legal presumption? कि no one can get unjust enrichment at the expenses of others. ठीक? And second is tacit contract. It is totally based on action of the parties. ठीक है? And either it is based on action or it is based on legal presumption. It is मतलब these two are implied contract. Implied. तो implied contract 2 तरीके का हो गया, एक्शन वाला जिसे हम tacit बोलेंगे, और लीगल presumption वाला जिसे हम quasi। अब हो जाएगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स। मुझे लगता है कि इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट में पहले कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे? ऑफर एक्सेप्टेंस बोल के होता था या लिख के होता था। लिखने का मतलब लेटर्स होते थे। आज की डेट में लेटर्स का जो प्लेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया किसने? ईमेल्स ने, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। देखो, when a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract। ठीक है। In electronic commerce, different parties या persons create networks which are linked to other networks through EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transaction। ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं। पहले कितना अंतर था कि मान लो ये एक्स नाम का पर्सन जो इंडिया में है, इसको मान लो एग्जाम देने जाना, जैसे आईसीएस का एग्जाम हुआ, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, अरविंदो घोष का नाम सुना होगा। तो ये एग्जाम देने जाते थे तो 6 महीने का टाइम लगता था, लगभग 2-2.5 महीने आने में, 2-2.5 महीने जाने में लग जाते थे, 15-20 दिन एग्जाम होता था, तो अप्रॉक्स 6 मंथ लगते थे। अब सोचो, ये तो एग्जाम की रियलिटी है। ऐसा ही एक्स नाम का पर्सन कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के चाहता है ब्रिटेन में बेचना, तो उसे कितना टाइम लगता था? वही 3 महीने, लगभग 2.5-3 महीने। और फिर वहाँ पे बेचता
एक आध महीने रुक करके फिर वो वापस आता, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने में उसे कुछ नहीं तो 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं। आज क्या है, इसने ईमेल की यहाँ पर, ठीक है, और ईमेल के बेसिस पे इसने रिप्लाई दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट का है तो थ्रू जितने भी आपके कुरियर सर्विसेज हैं उनके थ्रू चला जाएगा, तो बहुत इजी हो गया है, ठीक है ना। और ये तो चलो प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट में आपको कोई कुरियर सर्विस लेनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग सुना होगा ना, तो आउटसोर्सिंग में तो आपको बैठ करके सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक सीए है और ये एक बहुत बड़ी कोई एमएनसी है, तो एमएनसी को अपना कोई वर्क कराना था, कोई ऑडिट वॉडिट या कोई भी मान लो बैलेंस शीट वगैरह के एग्जामिनेशन कराना था, तो इसने क्या करना, पहले क्या होता कि यहाँ से ये एमएनसी उसकी प्रिंटेड कॉपीज़ को भेजती, 2 महीने में यहाँ पर आता, फिर वो उसको वर्क करता और फिर उसके कॉपी इसको भेजता, तो 2 महीने 2.5 महीने यहाँ पे लग जाते। आज क्या है, कंपनी ने अपना जो भी डेटा है ईमेल किया, इसने सारा जो भी वेरीफाई किया और वेरीफाई करके रिटर्न व्हाट्सअप कर दिया, ईमेल कर दिया, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हम इस टाइप की डीलिंग्स करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कहलाएंगे ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पेपर से होगा तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होगा तो ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसकी जो थर्ड कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल से टॉपिक है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, बस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस है। देखो, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. अब इसमें 2 नए वर्ड्स आए हैं, forbearance, ठीक है,